बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए, भविष्य का निर्माण करने के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। निश्चित रूप से हम बहुत गंभीर आर्थिक संकट में हैं और आने वाला समय और भीषण आर्थिक संकट में जाएगा, क्योंकि हमारे पूर्वज प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हुआ करते थे। खेती करता था, जंगलों पर निर्भर रहता था, कभी भी वो कोई भी चीज को पहले खरीद करके नहीं उपयोग करता था, मतलब बाजारवाद हावी नहीं हुआ था। वो खेती भी करता था तो बाजार से कोई भी चीज नहीं खरीदता था, बीज सुरक्षित करके रखता था। गाय पाले हुए रहता था, उससे जब बछड़ा होता था तो उसको सिखाकर बैल बनाता था और बैल से जुताई करता था। खाद उसको खरीदना नहीं पड़ता था, पानी उसको खरीदना नहीं पड़ता था, सारा चीज प्राकृतिक संसाधन के रूप में उसके पास अवेलेबल था। लेकिन वर्तमान समय में बाजार हावी होने के कारण से हम सभी चीजों के लिए बाजारों पर निर्भर हो गए। हर चीज बाजार से खरीद करके उपयोग करते हैं। आप समीक्षा करें कि पहले हमारे पूर्वजों के पास जो भी जमीन रहा हो, 10 एकड़, 15 एकड़, 12 एकड़, आज वो जमीन सिमट करके मात्र 4 एकड़, 5 एकड़ तक रह गया है और आने वाला 2 पीढ़ी के बाद खेती करने के लिए उसके पास जमीन नहीं बचेगा, वनोपज इकट्ठा करने के लिए जंगल नहीं बचेगा। तब हमारे आने वाला पीढ़ी के पास आय का स्रोत क्या होगा? आय का स्रोत वही नौकरी होगा या मजदूरी होगा। तो नौकरी करने वाला व्यक्ति भी बहुत अच्छा आर्थिक कंडीशन में नहीं है, वो भी कर्जे में डूबे हुए रहता है। और जो कर्जे में डूबे हुए रहता है वो व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता, वो समाज को सही दिशा नहीं दे सकता और समाज को समय भी नहीं दे पाता है और खुद ही समस्याग्रस्त होता है। तो ये मजदूरी और नौकरी के दम पर हम आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आने वाला समय भीषण बाजारवाद का होगा। मतलब हर चीज बाजार से ही खरीदना पड़ेगा और हमारे पास एक तरफ इनकम का स्रोत खत्म हो रहे हैं, दूसरी तरफ बाजार पर ही हमको पूरा तरह से निर्भर रहना पड़ेगा। तो जब हम बाजार पर ही पूरी तरह से निर्भर रहेंगे और हमारे पास इनकम का स्रोत नहीं रहेगा तो आने वाला पीढ़ी कैसे जिएगा? क्योंकि जमीन हर पीढ़ी में पीढ़ी बंटवारे के कारण से, भाई बंटवारे के कारण से लगातार घटते जा रहा है। जंगल घट रहा है, वर्षा से पानी होना घट रहा है, बरसात से पानी होना बंद हो रहा है। दूसरा चीज, अनेक बीमारियां ग्रसित कर रहा है शरीर को। जिस प्रकार से आने वाले समय में ऑक्सीजन का भीषण संकट आएगा, लोग ऑक्सीजन खरीद करके उपयोग करेंगे। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज पानी को कभी नहीं खरीदता था, लेकिन अब पानी खरीदना शुरू कर लिया है और आने वाले समय में हर व्यक्ति पानी खरीद करके पिएगा। तो पानी कौन बनाएगा? उद्योगपति बनाएगा, हम उसको खरीदेंगे। ऑक्सीजन कौन बनाएगा? उद्योगपति बनाएगा, उसको हम खरीद करके उपयोग करेंगे। जब हमारे पास आधा एकड़ से भी कम जमीन बचेगा, हम खेती करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, हम उतने जमीन पर घर बनाएंगे, खेती करेंगे। ये कंडीशन जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वज, हमारे जो वंशज हैं, वो खेती करना छोड़ देगा और अपना जो जमीन है 10 डिसमिल, 15 डिसमिल, 20 डिसमिल या आधा एकड़, उसको जो है कंपनियों को मुआवजा के लालच में दे देगा। उस समय सरकार पॉलिसी बनाएगी कि जितने भी खाली जमीन है उस पर वो अधिग्रहित करेगा। जिस प्रकार से कोयला खनन के लिए जमीनों का अधिग्रहण करता है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा और उद्योगपति लोग एग्रीकल्चर, खेती करना शुरू करेंगे। अपने उद्योग की शक्ल में वो खेती करेंगे। तो अभी जब किसान टमाटर उगा रहा है, मिर्चा उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, सरसों उगा रहा है, वो सारा उगाने का काम कौन करने लगेगा? उद्योगपति लोग करने लगेंगे। और उद्योगपति लोग जब करने लगेंगे तो जो मतलब खाद्य सामग्री हमको 40-50 रुपए किलो मिल रहा है, वो सीधा 400-4000 रुपये में मिलने लगेगा, क्योंकि उद्योग में उत्पादित चीजों का मूल्य अलग होता है और कृषि से उत्पादन का मूल्य अलग होता है। उसमें बहुत से टैक्स जुड़ करके आएगा। तो इतने महंगा चीज भी हमको खरीदना पड़ेगा और दूसरी तरफ हमारा आय का स्रोत खत्म हो रहा है। तो आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए हमको स्थायी और बढ़ता हुआ आय का स्रोत बनाना पड़ेगा और इस काम को हमको इसी पीढ़ी में करना पड़ेगा और इसी 5 से 10 साल के अंदर में करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है। हमारे लोगों ने कभी उद्योग नहीं किया, व्यापार नहीं किया, क्योंकि उद्योग व्यापार हमारे पूर्वजों को ऐसा लगता था कि लोगों को ठगने का धंधा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। ऐसा सोच करके हमारे पूर्वज कभी उद्योग व्यापार नहीं किए। खून पसीने से कमाया हुआ, ईमानदारी से जो इनकम होता था उसी को ईमानदारी का इनकम मानता था। लेकिन जब हमको अभी बाजार समझ में आने लगा, तब हम जो है 60-70 साल पिछड़ गए। उद्योग व्यापार 60-70 साल आगे निकल चुका और हम उतना पिछड़ गए। और आज हमको उद्योग व्यापार समझ में आने लगा है, हम अभी उद्योग व्यापार करना शुरू कर रहे हैं, तब उद्योग व्यापार पुनः एक करवट लेकर के हाईटेक हो चुका।
डिजिटल हो चुका। यदि हम इस डिजिटल बाजारवाद को समझने में भी 40-50 साल लगा देंगे, तब तक हमारा आने वाला पीढ़ी अपने आप को सुरक्षित नहीं रह पाएगा और भीषण आर्थिक संकट में चला जाएगा। साथियों, इस संकट से बचने के लिए हम लोगों ने रिसर्च किया, विचार किया, तो एक निष्कर्ष निकल के आया कि हमको अपने सामुदायिक संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा, सामुदायिक संपदा को बढ़ाना पड़ेगा। ये सामुदायिक संपदा क्या होती है? जिस प्रकार से आपके गांव में गांव का जो सार्वजनिक तालाब होता है, गांव का सार्वजनिक खेल का मैदान होता है, गांव का सार्वजनिक जो गोटुल होता है, धूम कुड़िया होता है, घग्गर बस्सा होता है, वो क्या है? गांव की सामुदायिक संपदा होती है। सामुदायिक संपदा को ही बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सामुदायिक संपदा जिसका मजबूत होगा वही समाज आर्थिक रूप से तरक्की करेगा। जिस प्रकार से इस देश की संपूर्ण संसाधन है वो देश की सामुदायिक संपदा है, जिस प्रकार से राज्य के सब सामुदायिक संसाधन है वो राज्य की सामुदायिक संपदा है, उसी प्रकार से हम ट्राइबलों को भी अपने सामुदायिक संपदा का निर्माण करना पड़ेगा और उसका विकास करना पड़ेगा कि ट्राइबलों में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बरार व्यवस्था कहा जाता है। बरार व्यवस्था आज भी गांवों में जीवित है। गांव के लोग अपने गांव का त्योहार मनाने के लिए, गांव के सामुदायिक काम को करने के लिए या गांव के विवाद को निपटान करने के लिए प्रत्येक परिवार से बराबरी से जो राशि और अनाज इकट्ठा किया जाता है उसको कहा जाता है बरार। अंग्रेज लोगों ने भी इसको लिख करके रखा हुआ है कि ट्राइबलों में बरार की व्यवस्था पाई जाती है, किंतु यह बरार व्यवस्था सिर्फ गांवों तक ही सीमित है। तो इसको गांव के स्तर से निकाल करके हमको राष्ट्रीय लेवल पर लाना होगा।